धरती हमें जीवन देती है, धरती हमें अन्न देती है और हमारी विरासत हमें हमारी पहचान देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे पद। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज के कार्यक्रम में हम करेंगे बात उन महान व्यक्तित्वों की जिन्होंने कृषि, पर्यावरण और पुरातत्व के क्षेत्र में अपने अथक प्रयासों से समाज को नई पहचान दी। किसी ने बंजर जमीन में हरियाली खिला दी, तो किसी ने कृषि को नवाचार से समृद्ध किया और किसी ने हमारी प्राचीन अनमोल धरोहर को सहेजकर भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया। ये वो जन नायक हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से न केवल वर्तमान को संरक्षित किया बल्कि भविष्य के लिए भी नींव मजबूत की। इनकी साधना ऐसी है जो समाज को, देश को नई पहचान देती नजर आ रही है। इसीलिए ये है हमारे पद। इस बार प्रकृति के बीच आकर बड़े सुकून का एहसास होता है। घने हरे भरे पेड़, झाड़ियां, पक्षी, जीव जंतु और पक्षियों की जो चहचहाहट और मोर की आवाज भी सुनाई दे रही है, ये सब एक सुकून देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि इन हरे भरे पेड़ों की जगह यहाँ पर बंजर धरती होती तो क्या ये पेड़ उगा पाते? आप शायद कहेंगे नहीं, मुश्किल है। लेकिन केरल के कोल्लकल देव की अम्मा जी कहेंगी हाँ, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कर दिखाया। 40 वर्ष की उनकी साधना, परिश्रम के बाद आज उनका तपोवनम एक घने जंगल में तब्दील हो गया है, जो पहले कभी बंजर धरती होता था। पर्यावरण के प्रति उनके इन्हीं प्रयासों के कारण तो आज देश भी उन्हें कर रहा है सलाम। केरल का अलपुझा, जहां समंदर की लहरों के साथ बहती है एक शांत जिंदगी। लेकिन इसी तटीय इलाके की रेतीली और बंजर जमीन पर एक महिला ने उम्मीद का ऐसा बीज बोया जिसने एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया। ये कहानी है 92 वर्षीय कोल्लकल देवकी अम्मा जी की, जिन्हें लोग एक पर्यावरण संरक्षक के रूप में जानते हैं। पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय में कोल्लकल देवकी अम्मा जी ने अकेले ही इस बंजर धरती को एक घने जीवंत जंगल में बदल दिया, जिसे आज तपोवनम के नाम से जाना जाता है। 92 वर्ष की उम्र में भी उनका ये सफर प्रेरणा देता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो असंभव भी संभव हो सकता है। खेती मेरी सबसे बड़ी हॉबी रही है। उस समय जब अधिकतर पुरुष नौकरी में व्यस्त रहते थे, तब खेती की जिम्मेदारी अधिकतर महिलाओं के ही कंधे पर होती थी। मैंने भी उसी दौर में बिना किसी बड़े उद्देश्य के बस अपनी खुशी और मन की शांति के लिए इस काम की शुरुआत की। तब शायद मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं प्रकृति को कुछ लौटा रही हूँ, लेकिन आज ये महसूस होता है कि अनजाने में ही मैंने धरती माँ की पूजा की है और उसी का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया।
एक समय था जब एक हादसे ने कोल्लकल देवकी अम्मा जी की जिंदगी को थाम दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। बिना किसी मशीन, बिना किसी बड़ी मदद के, सिर्फ अपने हाथों और अपने विश्वास के सहारे। धीरे धीरे ये प्रयास एक हरियाली भरे संसार में बदल गया। आज तपोवनम में हजारों पेड़, औषधीय पौधे, पक्षी और जीव जंतु एक संतुलित जीवन का हिस्सा है। ये जंगल आज प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है। उनके इस काम से आसपास की बायोडायवर्सिटी में जबरदस्त सुधार आया है, मिट्टी मजबूत हुई है और पूरे इलाके का मौसम बदल गया है। आज तपोवन स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए एक लिविंग लेबोरेटरी है। कोल्लकल देवकी अम्मा जी का जीवन ये सिखाता है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे, निरंतर और सच्चे प्रयासों से जन्म लेते हैं। उनका संदेश बेहद सरल है कि अगर आप सांस लेना चाहते हैं तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। उनकी ये साधना आज एक प्रेरणा बन चुकी है। पर्यावरण संरक्षण में उनके अद्भुत योगदान के लिए कोल्लकल देवकी अम्मा जी को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई। संध्या का वक्त हो गया है और ऐसे में पक्षी भी अपने घर को वापस लौट रहे हैं और खूब कोलाहल यहाँ सुनने को मिल रहा है मुझे इन पक्षियों का। वैसे देखें तो ये जो भी हमारे जंगल होते हैं, इनमें जो पारिस्थितिकी तंत्र काम करता है, इसमें इतने तरह के जीव जंतु, कीटाणु होते हैं। इनमें से बहुत से हमारे काम के भी होते हैं। जब देखिए ना, ऐसे ही पेड़ों पर तो रेशम का कीड़ा भी पैदा होता है और इस रेशम के कीड़े से ही हमें सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है। लेकिन एक सिल्क होता है एरी सिल्क, जिसे कहा जाता है अहिंसा रेशम, यानी नॉन वायलेंट सिल्क। और वो इसलिए कि इसके लिए रेशम के कीड़े को मारना नहीं पड़ता और वहाँ से तैयार होता है एरी सिल्क, बिल्कुल इको फ्रेंडली, जो सर्दियों में गर्म तो गर्मियों में ठंडा होता है। जोगेश द्योरी असम के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने एरी सिल्क का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे 1600 से अधिक आदिवासी गांव हैं जिन्हें आजीविका मिली है। एरी सिल्क को लेकर उन्होंने जिस तरीके का प्रयोग किया, जिस तरीके से खेती के साथ विज्ञान को जोड़ा, इसी के लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। असम की हरियाली, जहां प्रकृति और परंपरा साथ साथ चलती है। वहीं जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जिसमें मेहनत, मिट्टी और उम्मीद की खुशबू बसी है। ये कहानी है जोगेश द्योरी की, एक ऐसे कर्म योगी की जिन्होंने एरी रेशम के धागों में हजारों लोगों की जिंदगी को जोड़ दिया। ग्वालपाड़ा जिले के एक साधारण से गांव में जन्मे जोगेश द्योरी पिछले 3 दशकों से अधिक समय से नॉर्थ ईस्ट में एरी रेशम उत्पादन को नई दिशा देने में जुटे हुए हैं। मैंने एरी सिल्क को विश्व में एक नई पहचान दिलाने का मिशन शुरू किया है और इस दिशा में लगातार प्रयासरत हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ एरी के प्रति जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि उसे एक नया स्वरूप देना है। एरी को मैंने केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक पहचान है, एक विरासत है। बोडोलैंड काउंसिल एरिया के माध्यम से आज लगभग 50,000 परिवार एरी से जुड़े हैं, जिनमें से 70% महिलाएं हैं।
उन्होंने पारंपरिक सेरिकल्चर को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा और एक ऐसा मॉडल विकसित किया जिससे ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की आय में स्थायी वृद्धि संभव हो सकी। कोकराझार में स्थापित इंटीग्रेटेड बोडोलैंड सिल्क पार्क उनकी दूरदर्शी सोच का एक प्रमुख उदाहरण है। उनके प्रयासों से 1600 से अधिक गांव एरी सिल्क उत्पादन से जुड़े और हजारों परिवारों की आजीविका को एक नई दिशा मिली। उन्होंने ये साबित किया कि अगर परंपरा और तकनीक साथ साथ चलें तो विकास की नई राहें खुल सकती हैं। डॉक्टर जोगेश दुरी रिनाउंड सेरिकल्चरिस्ट इरी और मूगा सिल्क पर में 30 साल से ज्यादा काम किया है। इन्होंने साइंस लेड वुमेन सेंट्रिक और कंजर्वेशन बेस्ड सेरिकल्चर को नॉर्थ ईस्ट में बढ़ावा दिया है। स्पेशली असम में इन्होंने बोडोलैंड सिल्क पार्क को एस्टैब्लिश किया है। इस पार्क में इरी सिल्क पर रेयरिंग से लेकर तक वैल्यू एडिशनल प्रोडक्ट्स को बनाने तक किसानों को और बहुत महिलाओं को स्पेशली ट्रेनिंग दे रहे हैं। जोगेश द्योरी के लिए रेशम सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता का जीवंत प्रतीक है। उनकी सोच है, एरी हमारा भविष्य है, मुगा हमारी पहचान। ये आज एक विचार नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। उनकी पहल ने ये साबित किया है कि जब परंपरा, विज्ञान और संकल्प एक साथ आते हैं तो बदलाव सिर्फ संभव नहीं बल्कि स्थायी बन जाता है। और आज रेशम के ये धागे सिर्फ वस्त्र नहीं बुनते बल्कि एक नए भारत की कहानी भी बुन रहे हैं। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए जोगेश द्योरी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। जो साड़ी मैंने पहनी है ये महाराष्ट्र की सूती साड़ी है और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के ही एक किसान है श्रीरंग देवपाल लाड, जिन्होंने कॉटन को लेकर जो काम किया है, खासकर किसानों के लिए उन्होंने जो तकनीक विकसित की जिसे कहा जाता है दादा लाड कॉटन तकनीक। इस टेक्नोलॉजी ने कह सकते हैं कि जो कपास के किसान हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा दिया। दरअसल हमारे देश में 11 से 14 करोड़ तक किसान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हमें खेती को उत्पादक बनाना है तो उसे विज्ञान से, तकनीक से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और श्रीरंग देवपाल लाड ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने खेती को विज्ञान की तरह अपनाया और उनके तकनीक से जो कपास के किसान हैं उनके जीवन में भी खुशहाली भर गई और देश ने भी उन्हें सर माथे पर लगाया, उन्हें प्रदान किया पद्म पुरस्कार। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, जहां सूखी धरती और प्यासे खेत हर मौसम में संघर्ष की एक नई कहानी लिखते हैं। वहीं से उठी एक ऐसी सोच जिसने कपास की खेती की तस्वीर ही बदल दी। यह कहानी है श्रीरंग देवपाल लाड की, जिन्होंने कठिन हालातों को अपनी सीमाएं नहीं बनने दिया। सीमित संसाधन, बदलता मौसम और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियां उनके सामने भी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 4 दशकों से अधिक समय तक लगातार प्रयोग करते हुए उन्होंने दादा लाड कॉटन तकनीक विकसित की, एक ऐसी पद्धति जिसने न सिर्फ पैदावार बढ़ाई बल्कि किसानों के जीवन में एक नई उम्मीद भी जगा दी। एक तो मैं किसान पुत्र हूँ और वो भी ऐसे किसान पुत्र हूँ कि जिनके घर का कपास पर पूरा अर्थ खाता निर्भर है। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इसका उत्पन्न कैसा बढ़े और मैं उसके पास बैठता था। मैंने मोनोपोडिया को 5 पौधे के कट कर दिया और जैसा कट दिया, जैसा मैंने पकड़ा वैसा ही होने लगा। सिम्पोडिया की लंबी बढ़ गई, सिम्पोडिया के टेंडू की संख्या बढ़ गई। श्रीरंग देवपाल लाड ने खेती को विज्ञान के रूप में अपनाया। उनकी विकसित दादा लाड कॉटन तकनीक में पौधों की सही दूरी,
टॉपिंग, प्रूनिंग, कैनोपी मैनेजमेंट, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग जैसी विधियों का समावेश है। इन तकनीकों ने कपास की पैदावार को कई गुना तक बढ़ाया और उत्पादन लागत को कम किया। कई इलाकों में उत्पादन 2 से 3 गुना पहुंचा और किसानों की आय में 40% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। उनके इन प्रयोगों ने न केवल खेती को लाभकारी बनाया, बल्कि हजारों किसानों के जीवन में नया भरोसा भी पैदा किया। उनका जो अनुसंधान का काम है, खास रूप से कपास के अनुसंधान का, उससे मैं लगभग पिछले 5-7 साल से बहुत ही नज़दीक से देख रहा हूँ, जिसके माध्यम से जो कपास में मोनोपोडिया रहती है, जिन्हें गेड़े नहीं लगते, ऐसी मोनोपोडियों को निकाल के उनको जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो सिम्पोडिया को जाके जो कपास के गेड़े हैं उनका वेट बढ़ता है। ये बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जो तकनीक निकाली है, इस माध्यम से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सभी की तरफ के किसान बहुत ही उसका फायदा ले रहे हैं। श्रीरंग देवबाल लाड के लिए खेती सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी है। उन्होंने सिर्फ फसलें नहीं उगाई, बल्कि किसानों के जीवन में एक नई रोशनी जगाई। पशुधन संरक्षण, विशेष रूप से देसी नस्लों के संरक्षण में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। जमीनी नवाचारों से किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए श्रीरंग देवबाल लाड को पद्मश्री मिलने पर बहुत बहुत बधाई। इन प्राचीन स्मारकों के पत्थर अपने आप में कितनी ही कहानियां समेटे होते हैं, है ना? लेकिन आपने कभी भीमबेटका गुफाएं देखी हैं? या फिर आपने देखी है मालवा की प्राचीन बस्तियां? या फिर विंध्य क्षेत्र की रॉक पेंटिंग्स? इन सब के बीच एक नाम जो कॉमन है वो है डॉक्टर नारायण व्यास। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 4 दशक तक काम किया और इस काम के दौरान उन्होंने धरती में छिपी इतिहास की जो कड़ियां ढूंढ निकाली, उसी के लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहां हर धरोहर, हर पत्थर बीते समय की एक खामोश कहानी समेटे हुए है। इसी धरती से जुड़े हैं पुरातत्व क्षेत्र में ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले डॉक्टर नारायण व्यास। एक ऐसे साधक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इतिहास की उन परतों को समझने में लगा दी जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाते हैं। 5 जनवरी 1949 को जन्मे डॉक्टर व्यास का सफर केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इतिहास को धरती की गोद में खोजा। फाइन आर्ट से आर्कियोलॉजी की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपने जुनून को ही अपना जीवन बना लिया। 4 दशकों से अधिक समय तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम करते हुए डॉक्टर नारायण व्यास ने मध्य भारत की प्राचीन धरोहरों को खोजने, समझने और सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य किया। बचपन में मुझे पेंटिंग ड्राइंग का बड़ा शौक था, तो मेरे पिताजी, मेरे जो गुरु थे वाकणकर साहब, उनके पास उनको मुझे ले गए, कहा कि ये मेरा पुत्र है, वो ड्राइंग वगैरह बनाना जानता भी और सीखता भी है। तो उनसे पूरा मेरे डॉक्टर वाकणकर से उज्जैन में बड़ा मार्गदर्शन मिला। तो धीरे धीरे क्या है, उनके घर में मूर्तियाँ, सिक्के, ऐसी चीज़ मैं देखा करता, तो मुझे उसमें रुचि होने लगी। मुझे उन्होंने भीमबेटका में ले गए, और भीमबेटका में मुझे पुरातत्व का उत्खनन, शैल चित्रों के बारे में और अन्य पुरातत्व की जानकारी मुझे प्रदान करी। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाएं, विंध्य क्षेत्र की रॉक पेंटिंग्स और मालवा की प्राचीन बस्तियां, इन सभी के दस्तावेजीकरण और इन्हें संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा।
उन्होंने न सिर्फ खुदाई और खोज की, बल्कि ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और पुनर्स्थापन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवानिवृत्ति के बाद भी डॉक्टर नारायण व्यास का ये सफर थमा नहीं। वे आज भी युवा शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं और विरासत संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। मुझे पद्म पुरस्कार मिला, ऐसा ये मेरे लिए तो सौभाग्यशाली है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे साथ में कितने लोग काम भी करते हैं। हम चाहते हैं वो लोग भी इसके अंदर आगे आए, क्योंकि कला तो हर व्यक्ति में मिले, लेकिन कुछ ऐसी अनूठी कला की लोगों में होती है तो उसको जो आगे बढ़ा सकती है। उनके प्रयासों ने भारत की प्रागैतिहासिक धरोहर को न केवल पहचान दिलाई, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी किया। पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। अपने असाधारण जज्बे के कारण ये जननायक इस बात को साबित करते हैं कि हर व्यक्ति में, हर देशवासी में होती है वो अद्भुत क्षमता, जिससे वो भी हासिल कर सकते हैं पद्म का सम्मान। इन जन नायकों की गाथाएं हम आगे भी इस कार्यक्रम में जारी रखेंगे, जिन्होंने अपने कर्मों से रचा है इतिहास। लेकिन फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।